हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान और छोटा टॉपिक है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है और समझना बहुत ही आसान है। अगर हम पास्ट ईयर एनालिसिस देखें तो इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आया ही आया है। जैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। और जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इजी हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो वो क्वेश्चन आपको इतने टफ लग सकते हैं कि आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो भी हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया ही आया है। जैसे कि 2012, 13, 14, 15, 16 हर साल एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है। वैसे तो सीटेट में हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है और हर टॉपिक से तकरीबन एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना छोटा है कि अगर आप उसको अच्छे से समझ लें तो बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आप इस टॉपिक से क्वेश्चन ना कर पाए। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं ताकि हम कोई भी क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आएगा उसको आसानी से कर पाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हेरिडिटरी का मतलब क्या है। वो जीन्स या कैपेबिलिटीज जो हम बाय बर्थ अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं उन्हें हेरिडिटरी कहते हैं। जैसे कि इस बच्चे की आंखें नीली हैं और अपने पिता पे गई हैं, इस बच्चे के बाल भूरे हैं और अपनी माता पे गए हैं, इस बच्चे के कान भी अपने पिता से मिलते जुलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे काफी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अपने माता पिता से मिलते हैं, जिसको कि हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी ऑन डेवलपमेंट कहते हैं कि ये चीजें हमारी माता पिता से मिलती हैं क्योंकि ये हेरिडिटरी अफेक्ट है, क्योंकि ये जीन्स का अफेक्ट है। हेरिडिटरी फैक्टर हमेशा स्टैटिक फैक्टर होता है, ये बाय बर्थ ही होता है, ये कोई डायनेमिक फैक्टर नहीं है जो चेंज होता रहेगा। ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि हेरिडिटरी एक स्टैटिक फैक्टर है, ये डायनेमिक फैक्टर नहीं है जो कि चेंज होता रहता है। अब जो हमने बात की कि इस बच्चे की आंखें, कान या बाल अपने माता पिता से मिलते हैं, वो तो बात होगी फिजिकल डेवलपमेंट की। क्या मेंटल डेवलपमेंट भी हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अब इस बच्चे की इंटेलिजेंस कुछ हद तक तो अपने माँ बाप की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी। अगर इसके माँ बाप भी इंटेलिजेंट है तो हमने देखा है कि बच्चा भी ज्यादातर इंटेलिजेंट ही होता है। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि बच्चा अपने माँ बाप से कम इंटेलिजेंट है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा देखने में कम ही मिलता है कि बहुत स्तर का अंतर हो कि माँ बाप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है और बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकल जाए। तो इंटेलिजेंस यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट भी हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर माता पिता बहुत इमोशनल हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा भी इमोशनल ही होगा। वो लोग जो ये मानते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनको नेटिविस्ट्स भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जो लोग ये मानते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनको हम नेटिविस्ट्स भी कहते हैं। अभी हमने बात की कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि हेरिडिटरी फैक्टर्स डेवलपमेंट को नहीं इंपैक्ट करते, बल्कि आपका एनवायरनमेंट आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है। जैसे कि इस बच्चे को देखें, सपोज कीजिए इसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसके माँ बाप की आदतें ठीक नहीं है, उसके पापा ड्रिंक करते हैं, उसकी मम्मी स्मोक करती हैं और घर में बहुत ही बुरा माहौल है, तो इस बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको वो माहौल ही नहीं मिला है जिसमें उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो बैड एनवायरनमेंट के कारण इस बच्चे की डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा, और ये असर जो उस पे पड़ रहा है ये एनवायरनमेंट के कारण पड़ रहा है क्योंकि उसके आसपास माहौल अच्छा नहीं है। इसका अगर हम ऑपोजिट केस देखें, सपोज एक बच्चा है जिसको कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके अच्छे दोस्त हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, एक सही स्तर से सही दिशा में जाएगी और वो बच्चा आगे जाके ज्यादा सक्सेसफुल होगा।
तो इससे हम ये समरी निकाल सकते हैं कि बैड एनवायरनमेंट में रहते हुए एक अच्छा बच्चा भी जो कि बहुत इंटेलिजेंट है लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैड एनवायरनमेंट में उसकी डेवलपमेंट ही अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन गुड एनवायरनमेंट में बच्चा एक अच्छी फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट कर पाएगा, जिसके कारण वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा और उसकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी रहेगी। इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके आस पड़ोस का अच्छा या बुरा होना आपकी डेवलपमेंट पे असर डाल सकता है। अब सपोज कीजिए आपका आस पड़ोस बहुत अच्छा है, आपके पड़ोसी बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे हंसकर मिलते जुलते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो इस केस में आपकी सोशल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम ये वाला केस लें जहां पे आपका आस पड़ोस अच्छा नहीं है, आपके आसपास झगड़ालू लोग रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, जिसका की असर आपकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। अगर बच्चा इस एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो वही सीखेगा जो देखेगा, वो भी गाली गलौज सीखेगा, वो भी झगड़ा करना सीखेगा। तो इस एनवायरनमेंट में कभी भी बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, चाहे उसके हेरिडिटरी जीन्स जितने भी अच्छे हों। सपोज आप एक बहुत अच्छे माँ बाप के बच्चे को इस एनवायरनमेंट में डाल दें, तो क्या वो बच्चा बहुत तरक्की करेगा? जी नहीं। एक अच्छा बच्चा भी बुरे एनवायरनमेंट में रह के बुरा बन जाएगा। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे बहुत असर होता है। अगर कोई बच्चा हेरिडिटरली स्ट्रांग है, हेरिडिटरली इंटेलिजेंट भी है, तब भी एक बुरे एनवायरनमेंट में रह के वो बुरा बन सकता है, उसकी डेवलपमेंट खराब हो सकती है। वो लोग जो ये मानते हैं कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे असर होता है या एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में मेन रोल होता है, उनको हम एम्पेरिसिस्ट्स भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। जो लोग मानते हैं कि हेरिडिटरी का डेवलपमेंट में मेन रोल होता है, उनको हम नेटिविस्ट्स कहते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। और जो लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का मेन रोल होता है, उनको हम एम्पेरिसिस्ट्स कहते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। हेरिडिटरी इज कंसीडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक, स्टैटिक। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स स्टैटिक फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है, ये बार बार चेंज नहीं होते। तो इसका तो बहुत ही सीधा आंसर है डी, कि हेरिडिटरी इज कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। Which of the following is predominantly a heredity related factor? कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी से इंपैक्ट होता है? चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहली ऑप्शन है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड हमारे पीयर ग्रुप की तरफ होता है वो हमारी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे एनवायरनमेंट में पाला पोसा गया है, हमारे पीयर्स कैसे हैं। उसी से ये चीज लिंक्ड है कि हमारा एटीट्यूड हमारे पीयर ग्रुप की तरफ कैसा होगा। तो ये चीज हमारे हेरिडिटी पे नहीं, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। दूसरा है थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न भी हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। क्या हमारे पेरेंट्स हमें सोचने वाले टॉयज दे रहे हैं, मतलब जिनसे खेलकर हमारी सोच बड़ी हो, हमारी सोच डेवलप हो। क्या हमें स्कूल्स में टीचर ऐसे क्वेश्चंस दे रही है जिनसे हमारी थिंकिंग स्टिमुलेट हो। तो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि हमारी हेरिडिटी पे। कलर ऑफ द आईज, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही होगा क्योंकि जो हमारी आंखों का कलर है वो हमारी हेरिडिटी यानी कि जीन्स पे डिपेंड करता है। अब किसी के माता पिता की अगर आंखें भूरी हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चे की आंखें भी भूरी होंगी, क्योंकि ये जीन्स पे डिपेंड करता है। अब आंखों का कलर तो आपको जो मिल गया जीन्स के कारण, क्या आप उसको एनवायरनमेंट से इंपैक्ट कर सकते हैं? क्या किसी की भूरी आंखें, क्या वो एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शन से उन भूरी आंखों को काला कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग लेंस डालकर ऐसा कर लेते हैं, पर वो नेचुरल चीज नहीं है। नेचुरल कलर आपका जीन्स पे यानी कि हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट में से कौन सा फैक्टर है जो आपकी डेवलपमेंट को ज्यादा इंपैक्ट करता है। इस डिबेट को नेचर और नर्चर डिबेट भी कहा जाता है। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी, नेचुरल, जो कि आपको नेचुरल तरीके से मिला है। नर्चर का मतलब होता है कि आपने उस बच्चे को नर्चर करके चेंज कर लिया, मतलब कि एक एनवायरनमेंट में डाल के उसको चेंज कर लिया। तो नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी, नर्चर का मतलब होता है एनवायरनमेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेरिडिटरी वर्सेस एनवायरनमेंट को नेचर और नर्चर भी कहते हैं। नेचर का मतलब हेरिडिटरी और नर्चर का मतलब एनवायरनमेंट। तो अब डिबेट ये है कि जो लोग मानते हैं कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं, अब उनका मानना है कि सपोज कीजिए दो ट्विन्स हैं सीता और गीता, इनकी हेरिडिटरी फैक्टर सेम है क्योंकि इनके सेम पेरेंट्स हैं, इनके सेम ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि हेरिडिटरी फैक्टर्स ही आपके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं, उनके अनुसार इनकी डेवलपमेंट सेम ही होगी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी क्योंकि इनकी हेरिडिटरी जीन्स सेम है। लेकिन एनवायरमेंट वाले लोग जो मानते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का आपकी डेवलपमेंट में मेन रोल होता है, वो इस चीज से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि सपोज कीजिए ये दोनों ट्विन्स को हम अलग अलग एनवायरनमेंट में डाल दें, जैसे कि सीता को हम गुड एनवायरनमेंट में डाल दें जहां की बहुत अच्छा स्कूल हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छे लोग रहते हो, अच्छे दोस्त बने, और गीता को हम एक बैड एनवायरनमेंट में डाल दें जहां की बुरे लोग हो, बुरा स्कूल हो, बुरा टीचर्स हो, लोग आपस में झगड़ते हो, गाली गलौज करते हो, तो इन दोनों की डेवलपमेंट में बहुत असर होगा। इन दोनों की डेवलपमेंट सेम नहीं होगी। सीता जो कि अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगी उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, चाहे वो सोशल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो। लेकिन गीता जो कि बैड एनवायरनमेंट में रह रही है, वो उसकी डेवलपमेंट बुरी ही होगी। उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी सफर करेगी, सोशल डेवलपमेंट भी उसकी बुरी ही होगी, वो भी गाली गलौज करेगी, लोगों से झगड़ेगी। तो समराइज ये मैं करना चाहता हूं कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट की डिबेट बहुत पुरानी है। दोनों लोग एक तरह से ठीक हैं, लेकिन दोनों लोग एक तरह से गलत भी हैं। हेरिडिटरी कहता है कि सिर्फ हेरिडिटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और एनवायरनमेंट कहता है कि सिर्फ एनवायरनमेंट फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक्चुअली में दोनों फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं। हम इस डिबेट में दोबारा से आएंगे इस वीडियो के एंड में और बताएंगे कि कैसे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उससे पहले हम डिटेल में समझते हैं कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का आपकी डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट होता है और पास्ट में ये इंपैक्ट प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टडीज की गई हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हेरिडिटरी का आपकी डेवलपमेंट पे क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं। पास में बहुत सारी स्टडीज की गई हैं ये प्रूव करने के लिए कि हेरिडिटरी का आपकी डेवलपमेंट पे इंपैक्ट होता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस गैल्टन की स्टडी, फिर हम हेनरी गोडार्ड की स्टडी डिस्कस करेंगे और फिर हम कैलॉग एंड कैलॉग की स्टडी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रांसिस गैल्टन की स्टडी से कि उन्होंने क्या स्टडी की थी और उन्होंने कैसे प्रूव किया कि हेरिडिटरी का आपकी डेवलपमेंट में मेन रोल होता है। फ्रांसिस गैल्टन ने अपनी स्टडी में 997 इंटेलिजेंट कपल्स को स्टडी किया और 997 एवरेज कपल्स को स्टडी किया। उनकी रिसर्च का यह नतीजा था कि जो 997 इंटेलिजेंट कपल्स हैं, उन कपल्स में से ज्यादातर कपल्स के जो चिल्ड्रन हैं वो इंटेलिजेंट ही हैं। लेकिन जो 997 एवरेज कपल्स हैं, उनमें से बहुत कम कपल्स हैं जिनके चिल्ड्रन इंटेलिजेंट हैं। मतलब ज्यादातर कपल्स के चिल्ड्रन भी एवरेज इंटेलिजेंट ही हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो इससे फ्रांसिस गैल्टन ने ये तात्पर्य निकाला कि डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन जीन्स, क्योंकि अगर आपके माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तभी आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और अगर आपके माँ बाप इंटेलिजेंट नहीं है तब आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। तो फ्रांसिस गैल्टन ने इस तरह से ये प्रूव किया कि हेरिडिटरी आपकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेनरी गोडार्ड ने क्या स्टडी की थी। हेनरी गोडार्ड ने एक कालिकक फैमिली को डिस्कस किया था। मिस्टर कालिकक एक अमेरिकन सोल्जर थे जिनकी दो शादियां हुई थी। उनकी एक शादी एक मंद बुद्धि वाली औरत से हुई थी और दूसरी शादी एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी से हुई थी। अब हेनरी गोडार्ड ने इन दोनों शादियों से हुए बच्चों के फैमिली ट्री को अच्छे से रिसर्च किया और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इस शादी से हुए बच्चे और आगे उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, वो बहुत ही एवरेज इंटेलिजेंस के थे।
लेकिन जो बच्चे इस शादी से हुए थे और आगे उनके भी जो बच्चे थे वो सारे इंटेलिजेंट थे। तो हम देख सकते हैं कि इससे ये कुछ हद तक प्रूव हो सकता है कि इंटेलिजेंस आपके जीन्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये बच्चे जिनकी मम्मी मंद बुद्धि वाली थी ये भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन ये बच्चे जिनकी माता इंटेलिजेंट थी वो इंटेलिजेंट ही थे। तो इससे यह प्रूव होता है कि इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या इंटेलिजेंस आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे केलॉग एंड केलॉग स्टडी को। केलॉग एंड केलॉग ने अपने बच्चे के साथ एक चिंपैंजी को भी पाला। उन्होंने दोनों को यानी कि अपने बच्चे को और चिंपैंजी को सेम फैसिलिटीज दी, कुछ भी अंतर नहीं रखा। इसका नतीजा यह निकला कि शुरू में चिंपैंजी बच्चे से आगे निकल गया चीजें सीखने में, जैसे कि जंप करने में, भागने में, दौड़ने में। चम्मच से खाने में भी चिंपैंजी आगे निकल गया और बच्चा पीछे रह गया। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े हुए बच्चे ने ज्यादा चीजें सीख ली। बच्चा चिंपैंजी से हर चीज में आगे निकल गया, जैसे कि बच्चे ने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, वो बहुत प्रॉपर लैंग्वेज बोलने लगा, जबकि चिंपैंजी सिर्फ 80 से 90 वर्ड्स ही सीख पाया। और बाकी चीजों में भी बच्चा बहुत ज्यादा आगे निकल गया, जैसे कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, इमोशनल फैक्टर्स यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट में भी बच्चा आगे निकल गया। तो बच्चा तकरीबन हर एरिया में चिंपैंजी से आगे निकल गया, बस फिजिकल यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं, उसमें पीछे रह गया। चिंपैंजी की फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चे से ज्यादा ही रही। तो अब इस केस में जिसमें बच्चे और चिंपैंजी को सेम एनवायरनमेंट दिया गया, सेम चीजें सिखाई गई, सेम फैसिलिटीज दी गई, उसमें हमने देखा कि बच्चा ज्यादा आगे निकल गया, उसकी डेवलपमेंट ज्यादा हुई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में ज्यादा रोल होता तो दोनों की डेवलपमेंट सेम होती, दोनों ही सेम नंबर ऑफ वर्ड सीखते, दोनों की वोकैबुलरी सेम होती, दोनों सेम तरीके से सीखते कि लोगों से कैसे मिलना जुलना है। लेकिन ये नहीं हो पाया, बच्चा चिंपैंजी से ज्यादा सीख गया। तो इस स्टडी से ये प्रूव होता है कि आपकी हेरिडिटरी फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को बहुत बहुत इंपैक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चॉम्स्की को, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत रिसर्च की है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट अपने आप होती है और वो कुछ ग्रामर अपने जन्म से ही लेकर आता है, कि जब वो पैदा होता है तभी से उसको कुछ ग्रामर आती होती है, वो किसी से सीखता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो चॉम्स्की का ये व्यू ये कहता है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही लैंग्वेज सीख के आता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि चॉम्स्की नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर को सपोर्ट करते हैं या फिर हेरिडिटरी वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट में वो हेरिडिटरी फैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां की एक एरिया को दूसरे एरिया से रिलेट किया जाएगा, जैसे कि इस स्लाइड में हम रिलेट कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को हेरिडिटरी या एनवायरमेंटल फैक्टर से। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए कि चॉम्स्की का व्यू है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटरी भी कहते हैं। हम जो इन प्रिंसिपल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, हम ऑलरेडी ये शायद पहली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो आप बहुत आसानी से कर पाएं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे एक बिल्ली को ही जन्म दे सकती है, ऐसे एक इंसान को ही जन्म दे सकता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमारी रिजेम्बलेंस अपने माँ बाप पे डिपेंड करती है, जैसे कि इस बच्चे के कान और आंख अपने पिता पे गए हैं और बाल अपनी माता पे गई हैं। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ चीजें हम बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये भी बहुत ही अचंभे की बात है कि कुछ चीजें बच्चों में अपने माता पिता से एंटायरली ऑपोजिट होती हैं। जैसे कि अगर माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कई बार बच्चा बहुत ही नालायक होता है,
या माता पिता बहुत ही सोशली एक्टिव हैं या अच्छे रिलेशन रखते हैं, बच्चा उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है और बहुत ही झगड़ालू या गंदे व्यवहार का होता है। तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो भी फीचर्स हैं वो अपने माँ बाप पे डिपेंड करती हैं? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप तो अलग हैं और बच्चा अलग है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं, कि कुछ फीचर्स बच्चे के अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग होंगे, वो अपने माता पिता से नहीं मिलते होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज फादर इंटेलिजेंट है लेकिन सन इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे की इंटेलिजेंस हेरिडिटरी से इंपैक्ट नहीं हुई है। इसी चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं कि कुछ चीजें बच्चे में जो हैं वो अपने माता पिता से अलग हो सकती हैं। अभी हमने डिस्कस किया हेरिडिटरी को डिटेल में कि हेरिडिटरी फैक्टर्स कैसे हमारी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं और इसको प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्टडीज की गई हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारी डेवलपमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं और आज तक कौन कौन सी ये स्टडीज या कौन कौन से ऐसे रिसर्चर हैं जो ये मानते हैं कि एनवायरमेंट हमारी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। जैसे कि सपोज कीजिए बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हम इस बच्चे को एक बुरे एनवायरनमेंट में डाल दें जहां की चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो इस बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। चाहे वो उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो। ये बच्चा एक गंदे एनवायरनमेंट में रह के सक्सेस नहीं अचीव कर पाएगा जो सक्सेस वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के अचीव कर सकता था। जॉन वॉटसन और जॉन लॉके दो ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली ये बिलीव किया है कि एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट पे असर होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं कि जॉन वॉटसन और जॉन लॉके ने कहा क्या है। जॉन वॉटसन का मानना था कि एनवायरनमेंट का चाइल्ड की डेवलपमेंट पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है। जॉन वॉटसन कहते थे कि बच्चा चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कितनी भी अच्छी फैमिली से हो, लेकिन वो उसको बैड एनवायरनमेंट में डाल के इतना बुरा बना देंगे कि बड़ा होके वो चोरी या फिर उससे भी बड़ा अपराध करेगा। तो इससे जाहिर है कि एनवायरनमेंट का बंदे की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। चाहे हेरिडिटरी से वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन अगर उसको बुरे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो बुरा आदमी ही बनेगा। जॉन लॉके का भी यही मानना था कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनका कहना था कि जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, मतलब बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली होता है। इस चीज को हम टेबुला रासा भी बोलते हैं। जॉन लॉके का मानना था कि बच्चे के खाली दिमाग को हम उस तरह से ढाल सकते हैं जिस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिलेगा। अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाएगा, उसके दोस्त अच्छे होंगे और उसके माँ बाप अच्छे होंगे, तो उसकी डेवलपमेंट हमेशा अच्छी ही होगी। लेकिन अगर उसका स्कूल गंदा होगा, उसके दोस्त गंदे होंगे और उसके माता पिता भी गंदे होंगे, तो उस बच्चे की डेवलपमेंट कभी भी अच्छी नहीं होगी। कुछ और साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनमें से एक है लेव वैगोत्स्की। हम लेव वैगोत्स्की के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनकी थ्योरी के अनुसार सोशल लर्निंग का बच्चे के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट से, कल्चर से, लोगों से बहुत कुछ सीखता है। इसलिए लेव वैगोत्स्की भी यह स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है। इसी तरह एल्बर्ट बंडूरा भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि बच्चा दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखता है। तो दूसरों को देखकर सीखना भी एनवायरनमेंट से ही सीखना होगा। तो इसका मतलब है कि एल्बर्ट बंडूरा भी इसी स्कूल में बिलीव करते हैं जो कहता है कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब हम एक इंसिडेंट डिस्कस करेंगे जो कि बिहार के मिदनापुर में हुआ था। इस इंसिडेंट से ये प्रूव होता है कि एनवायरनमेंट का बच्चों की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बिहार के मिदनापुर में दो बच्चे हुए। जब वो छोटे थे तभी उन्हें वॉल्व्स उठा के ले गए। वो बच्चे वॉल्व्स के साथ जंगल में रहने लगे।
उनकी भाषा तक सीख गए और उन्हीं की तरह कच्चा मांस खाने लगे। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो गांव वालों ने उन्हें ढूंढ लिया और वो उन्हें जंगल से वापस ले आए। लेकिन जंगल से वापस आते ही एक बच्चा तो अगले दिन ही मर गया और दूसरा बच्चा बहुत यत्न करने के बाद भी इंसानों की बोली नहीं सीख पाया और इंसानों का रहन सहन भी नहीं सीख पाया। तो इससे प्रूव होता है कि इंसानी बच्चा भी अगर वॉल्स के बीच में रह जाए तो वो उन्हीं की तरह बन जाता है। इसका मतलब है कि हेरिडिटरी से ज्यादा इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। अभी तक हमने काफी डिस्कस कर लिया है कि एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलपमेंट पे कैसे असर करता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली अब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हैं और हमारी डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि किसी जगह का वेदर या क्लाइमेट। फिर हम टीचर का रोल देखेंगे, स्कूल का रोल देखेंगे बच्चे की डेवलपमेंट में, फैमिली का और फिर कल्चर का। इन सब को हम एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स का हमारी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह का टेरेन या क्लाइमेट किसी भी इंसान की डेवलपमेंट पे असर डालता है। टेरेन से हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत मजबूत काठी के होते हैं। उनका शरीर इसलिए मजबूत होता है क्योंकि पहाड़ों में उन्हें लगातार उतरना चढ़ना पड़ता है, जिससे उनकी बहुत ज्यादा कसरत होती है और उनका शरीर मजबूत हो जाता है। इसी तरह किसी भी जगह का क्लाइमेट भी बच्चे की डेवलपमेंट पे असर डालता है। जो बच्चा साइबेरिया रीजन में बड़ा होगा उसमें ठंड को सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी, और ऐसे ही जो बच्चा डेजर्ट में पैदा होगा उसको गर्मी को सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। जैसे कि अफ्रीकन रीजन में रहने वाले लोग ज्यादातर अग्रेसिव होते हैं और एशियन रीजन में रहने वाले लोग कंपैरेटिवली लेसर अग्रेसिव होते हैं। तो इस तरह से फिजिकल फैक्टर्स हमारी मेंटल, फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। फैमिली का हमारी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर है। पैदा होने के बाद जब हम बड़े होते हैं, हमारी सबसे पहली इंटरेक्शन फैमिली से ही होती है। वहां पे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, माता पिता, भाई बहन से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। फैमिली से हम जो भी सीखते हैं उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। वो हमारे अंदर एक तरह से इंटरनलाइज हो जाता है, वो हम कभी भूलते नहीं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। तो इस तरह से फैमिली में हमें एक अच्छी डेवलपमेंट मिलना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली में एटमॉस्फेयर खराब होगा तो हमारी डेवलपमेंट बुरी होगी, और अगर शुरू में ही हम पे बुरा असर पड़ गया तो पूरी जिंदगी उसका असर हम पे रहता है। तो माता पिता को ये बहुत ध्यान रखना होता है कि वो बच्चे को घर में एक सही एटमॉस्फेयर दें ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो और वो आगे जाके अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बने। स्कूल, फैमिली के बाद जो नेक्स्ट जगह है वो है स्कूल, जहां पे जाके हम फ्रेंड्स बनाते हैं, अपनी टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। हम अपनी जिंदगी के एक दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटे स्कूल में ही लगाते हैं। तो स्कूल का हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है। अगर हमें स्कूल में सही एटमॉस्फेयर मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी, सही फ्रेंड्स मिलेंगे, तो हमारी मेंटल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारे स्कूल में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ अच्छे बच्चे नहीं आते, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता है, तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। हम पढ़ाई में भी पीछे रह जाएंगे और हमारी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ें जहाँ की एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, ताकि हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो। स्कूल में किसी भी टीचर का बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होती है। अगर टीचर अच्छे काम करेगी तो बच्चा वो अच्छे चीजों को पकड़ के अच्छी डेवलपमेंट करवाएगा। लेकिन अगर टीचर कोई भी गलत काम करती है तो बच्चा वो गलत काम भी पकड़ लेगा और खुद भी वो गलतियां करने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि टीचर क्लास में ध्यान रखें कि वो जो भी चीज करें वो एक सही तरीके से करें, ताकि बच्चा वो सही तरीका देख के वही तरीका सीखे और उसकी डेवलपमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो।
इसके अलावा टीचर को चाहिए कि क्लास में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखें। कुछ टीचर्स क्लास में ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो बच्चों को डरा के रखते हैं, बार बार बात बात पे उन्हें मारती या पीटते हैं। इससे बच्चा अग्रेसिव हो जाता है और टीचर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगता है। इससे उसकी सोशल डेवलपमेंट नहीं होती है और उस सोशल डेवलपमेंट ना होने के कारण उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी सफर करती है। इसलिए टीचर को ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में टीचर को हर बच्चे को बहुत प्यार से समझाना होगा और हर बच्चे को फ्रीडम देनी होगी कि वो टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। चैलेंज करने का मतलब है कि वो किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सके जो कि उसके दिमाग में आ रही है, और टीचर को चाहिए कि उसके क्वेश्चन का बहुत ही पेशेंस से आंसर दे। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लगातार अच्छे नहीं आते हैं वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी ना तो अपने टीचर से बनती है और ना ही अपने दोस्तों से। इसके कारण उनकी सोशल और मेंटल डेवलपमेंट सफर करती है। तो इस सिचुएशन में टीचर को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को पर्सनली गाइड करे ताकि वो भी कुछ सीख कर आगे आ सकें और लाइफ में फ्लरिश कर सकें। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो एक अच्छा टीचर बच्चे को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है और एक गंदा टीचर बच्चे को बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। कल्चर का भी बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखेंगे कि अलग अलग कल्चर में डेवलप हुए बच्चे अलग अलग ही बनते हैं। जैसे कि अमेरिकन कल्चर में डेवलप हुआ बच्चा इंडियन कल्चर में डेवलप हुए बच्चे से बिल्कुल ही अलग होगा। आप दोनों को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा अमेरिकन कल्चर में बड़ा हुआ है और कौन सा बच्चा इंडियन कल्चर में बड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हम ये एज्यूम करें कि दो ट्विन्स बच्चे हैं और उन दो ट्विन्स बच्चों में से एक बच्चे को हिंदू फैमिली में बड़ा किया गया है और दूसरे ट्विन बच्चे को मुस्लिम फैमिली में बड़ा किया गया है। अब इस केस में हालांकि दोनों की हेरिडिटरी सेम है, लेकिन जो बच्चा हिंदू फैमिली में बड़ा होगा उसकी डेवलपमेंट हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग होगी, वो हिंदू कस्टम्स को अपनाएगा। और जो बच्चा मुस्लिम फैमिली में बड़ा होगा उसकी डेवलपमेंट मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग होगी और वो मुस्लिम कस्टम्स को अपनाएगा। तो इससे हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का और पर्टिकुलरली कल्चर का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2013 में पूछा गया था। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, के उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये प्रूव करती है कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर होता है। पहला ऑप्शन है सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन व्हाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट। तो ये ऑप्शन कहती है कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे कुछ चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उन्हीं चीजों को समझने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो इससे तो ये प्रूव नहीं होता कि एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट में रोल है। इससे तो बल्कि उल्टा प्रूव होता है कि हेरिडिटरी का हमारी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो बच्चे होशियार होते हैं वो जल्दी समझ लेते हैं और जो बच्चे नालायक होते हैं वो समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ऑप्शन 2 देखते हैं। देयर हैज बीन स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो ऑप्शन 2 कहती है कि स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो गया है। यह ऑप्शन सही हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बच्चों को सही एनवायरनमेंट दिया गया है पढ़ने में। स्कूल्स में एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, डिजिटल एजुकेशन तक आ चुकी है। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के सारे बच्चों का आईक्यू इंप्रूव कर गया है। तो इससे यह प्रूव होता है कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है। तो ऑप्शन 2 सही हो सकती है, लेकिन हम एक बार ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी भांप लेते हैं। ऑप्शन 3 है कोरिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज 0.75। अब ये ऑप्शन कहती है कि अगर हम दो ट्विन्स को अलग अलग घरों में पालें तब भी उनके आईक्यू में बहुत ज्यादा कोरिलेशन होगा, कि उनके आईक्यू फिर भी आपस में मिलते जुलते होंगे। तो इससे तो ये प्रूव होता है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स बच्चे की डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि दो ट्विन्स जिनके माता पिता सेम हैं, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी डाल दें तब भी उनका आईक्यू लेवल सेम ही रहेगा।
तो इससे यही प्रूव होता है कि हेरिडिटरी का आपकी डेवलपमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे ये नहीं प्रूव होता है कि एनवायरनमेंट का आपकी डेवलपमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन 4 पे जाते हैं। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी मॉरली गुड। इससे तो प्रूव नहीं होता है कि एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट पे असर होता है। तो ऑप्शन 4 तो कहीं से आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 ही आंसर होना चाहिए। हालांकि ये भी थोड़ी टेढ़ी ऑप्शन है, लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। अब हम उस क्वेश्चन पे ही वापस आते हैं कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट में से कौन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हेरिडिटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज कीजिए आप किसी डम चाइल्ड को किसी बहुत अच्छे स्कूल में भेज दें, तो बहुत अच्छे स्कूल में भेजने के बावजूद भी वो डम चाइल्ड बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है कि वो डम चाइल्ड अगर गंदे स्कूल में जाता तो शायद वो 8वीं करता, लेकिन अच्छे स्कूल में जाके शायद वो ग्रेजुएट बन जाए। लेकिन कोई वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली, अगर आप एक इंटेलिजेंट चाइल्ड को बैड स्कूल में डाल दें तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे वो फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जितना कि वो एक अच्छे स्कूल में जाके हो सकता था। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे असर होता ही होता है। तो सत्य तो ये है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हेरिडिटरी एक्चुअल में एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है डेवलपमेंट की। जैसे कि अगर एक नालायक बच्चा है तो वो मैक्सिमम एक लेवल तक ही डेवलप कर सकता है अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी, अकॉर्डिंग टू हिज और हर जीन्स। लेकिन हाँ, अगर उसको एक अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए तो वो एटलीस्ट अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर पाएगा, लेकिन अगर वो बैड एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट भी कभी रीच नहीं कर पाएगा। तो समराइज करने के लिए तो यही काफी होगा कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और दोनों ही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आइए अब हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में सीटेट एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और आपकी ऑप्शंस हैं हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट, अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। की हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डेवलपमेंट में। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा है कि हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट बोथ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर होगा 3। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि फेब 2015 में आ चुके हैं सीटीटी एग्जाम में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सीम एप्रोप्रिएट और करेक्ट। कि नेचर और नर्चर की डिबेट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को आप सही मानेंगे। पहली स्टेटमेंट है, चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्टेट हुज करेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या इससे बेहतर आंसर भी कोई हो सकता है। Children can genetically predispose to what they would be like irrespective of whatever environment they grow up in। तो इसका मतलब है कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पे जीन्स का असर यानी कि हेरिडिटरी का असर यानी कि नेचर का असर ज्यादा होता है कंपेयर टू एनवायरमेंट यानी कि नर्चर से। ये गलत है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। हमने तो ये पढ़ा है कि एनवायरमेंट और हेरिडिटरी दोनों का बराबर या फिर दोनों का इंपॉर्टेंट असर होता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ओनली हैव अ लिटिल वैल्यू इन शेपिंग अप अ चाइल्ड्स बिहेवियर। ये गलत है कि एनवायरमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत कम असर होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा है कि एनवायरमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है। फोर्थ ऑप्शन है, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट।
ये बिल्कुल सही है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का दोनों का बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर होता है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब दोनों इनसेपरेबल हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर मैं देखूं कि क्वेश्चन था कि नेचर और नर्चर की डिबेट में कौन सी ऑप्शन सही है, तो मैंने देखा कि ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। लेकिन ऑप्शन 1 में वो सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा है, वो हेरिडिटरी यानी कि नेचर के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये आपका डिबेट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखें तो उसने क्लियर कट नेचर और नर्चर की डिबेट से रिलेट किया है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए 4। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर कर सकते थे। आइए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फेब 2014 के पेपर से। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रोल है। तो पहली स्टेटमेंट है रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग होता है, कि जैसे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होंगे सोशल, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रही है क्योंकि हेरिडिटरी का इम्पैक्ट आपकी फिजिकल डेवलपमेंट पे ज्यादा होता है, जैसे कि आपके आंखें, बाल, आपकी स्किन का कलर आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके माता पिता से मिलता जुलता है। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ज्यादा आपकी सोशल डेवलपमेंट पे होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ये ऑप्शन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये कह रहा है, अभी इसको मैं छोड़ दूंगा। तीसरा है द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटरी कैन बी ऑल्टर्ड। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ऐसा हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया है कि रोल ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड और हेरिडिटरी का रोल ऑल्टर हो सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि इसके ऑपोजिट ही होता है कि हेरिडिटरी कुछ हद तक स्टैटिक होती है, क्योंकि आपने जो भी एक बार इनहेरिट कर लिया वो इनहेरिट कर लिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एनवायरनमेंट डायनेमिक है, एनवायरनमेंट को चेंज करके आपकी डेवलपमेंट भी चेंज की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन है थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बिहेवियरिज्म की थ्योरीज अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बिहेवियरिज्म की थ्योरीज कहती हैं कि आप जब भी कुछ करते हैं उसका जो आपको फल मिलता है आपका बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने हार्डवर्क किया और आपको कुछ इनकम हुई वो हार्डवर्क करने से, तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा कि आप दोबारा से मेहनत करेंगे। तो बेसिकली बिहेवियरिज्म थ्योरीज हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो बिहेवियरिज्म का मतलब यहां पे सिर्फ यही निकलता है कि आपके एनवायरनमेंट का जो आपके काम के प्रति रिएक्शन होता है वो आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि बिहेवियरिज्म थ्योरीज हैं जो वो नर्चर पे बेस्ड है, नेचर पे बेस्ड नहीं है। नेचर मींस हेरिडिटरी, जबकि बिहेवियरिज्म थ्योरीज हैं वो एनवायरनमेंट यानी कि नर्चर पे डिपेंडेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो बचती है ऑप्शन 1 जो कि हमने पहले बोला था कि कुछ हद तक सही लग रही है। ऑप्शन 2 हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। The policy of compensatory discrimination of Government of India is based on the role of nature in human development. ये ऑप्शन मुझे तो ठीक नहीं लग रही है कि गवर्नमेंट की कोई कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है और वो नेचर पे डिपेंड करती है। ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो आंसर 1 ही होना चाहिए कि जो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इंपैक्ट डालते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है 1।
चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2013 में आया था। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। Which one of the following is true about the role of hereditary and environment in development of child? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम हेरिडिटरी और एनवायरमेंट के रोल को समझें इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो हमारी ऑप्शंस हैं, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, कि आपकी एनवायरमेंट और आपके हेरिडिटरी फैक्टर से जो भी इंपैक्ट होता है उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हद तक मुझे सही लग रही है, क्योंकि इस चीज को मापना ही बहुत मुश्किल है कि आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स का आपकी डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट हुआ है और आपके एनवायरमेंट का आपकी डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट हुआ है। इसको सबसे पहले मापना ही मुश्किल है, और अगर आप माप भी लें तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं नेट इंपैक्ट डालने के लिए। 2+2 4 होता है, लेकिन अगर हेरिडिटरी का इंपैक्ट आपकी डेवलपमेंट पे x है और एनवायरमेंट का इंपैक्ट आपकी डेवलपमेंट पे y है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इंपैक्ट x प्लस y होगा। तो मेरे हिसाब से दे आर नॉट एडिटिव, कि हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार, ताकि हम श्योर हो जाएं कि आंसर 1 ही है। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये गलत है। हमने बहुत ही सही तरीके से पढ़ा है कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, इच्छा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो भी डेवलपमेंट आपकी इच्छा के कारण होती है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके अलावा सारी डेवलपमेंट हेरिडिटरी होती है। ये भी गलत है, हमने क्योंकि पढ़ा है कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों इंटरेक्ट करते हैं और आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये भी गलत है। ये सही है कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंट आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन 4 भी गलत है। तो बचता है ऑप्शन 1 जो कि सही है, कि एनवायरमेंट और हेरिडिटरी की जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंपैक्ट है आपकी डेवलपमेंट पे, वो एडिटिव नहीं है। उस इंपैक्ट को हम ऐड करके नेट इंपैक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाते। आइए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है। नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, के हेरिडिटरी और एनवायरमेंट की डिबेट रेफर्स टू व्हाट। पहला है जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। अब नेचर को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं और नर्चर को एनवायरमेंट भी कहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, ये गलत है, क्योंकि नेचर को हम बिहेवियर नहीं कहते हैं। एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी, ये भी गलत है, क्योंकि नेचर को आप एनवायरमेंट नहीं कहते हैं। नेचर जीन्स है, एनवायरमेंट आपका नर्चर होता है। फोर्थ है एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग, ये भी गलत है, क्योंकि नेचर को हम एनवायरमेंट नहीं कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नेचर मींस जेनेटिक्स, नेचर मींस हेरिडिटरी और नर्चर मींस एनवायरमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि फेब 2014 में आ चुका है। अजय सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Ajay and Sonali is about. तो क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति हैं, अजय और सोनाली। अजय का कहना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी इनेट एबिलिटीज यानी कि हमारी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, जबकि सोनाली का कहना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन यह है कि जो अजय और सोनाली के बीच में डिस्कशन हो रही है, दैट डिस्कशन इज अबाउट व्हाट, वो डिस्कशन किसके बारे में है। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन 3 को देखूं तो इसमें लिखा है नेचर एंड नर्चर डिबेट, जो कि मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि डिबेट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से होती है या एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से। और यही नेचर और नर्चर डिबेट का भी मतलब होता है, नेचर मींस हेरिडिटरी, नर्चर मींस एनवायरमेंट। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस देखिए, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी आर्गुमेंट, ये तो लग रहा है कि ऑप्शन ऐसे ही बनाया है।
इसका लेना देना ही नहीं है कुछ क्वेश्चन से। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस लर्निंग ये भी एक अलग कंसेप्ट है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग, इसका भी इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो इसका तो आंसर पक्का ही 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो 5 से 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2016 में आया था। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, कि इन दो चीजों की इंटरेक्शन के कारण हमारी डेवलपमेंट इंपैक्ट होती है। तो मुझे मेरा ख्याल ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका आंसर हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट है, क्योंकि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो हमारी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो इसका तो बहुत ही सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में ही कर लेना चाहिए। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जो चीज़ आप अच्छे से समझते हैं फिर उसके बाद आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने कितने आसान हो जाते हैं। तो एक एक मार्क करके ही घड़ा भरता है, और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा।